हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनका जो विचार है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनका व्यक्तित्व ऐसा, व्यक्ति ऐसे जिन्होंने समाज में समता समानता की भावना को जागृत किया है, संविधान के निर्माता। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उसको समझें। 13 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है कि लता मंगेशकर अवार्ड के बारे में जानेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के जो 23वें प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ, उसके बारे में देखेंगे। अगला है कम्बाला दौड़, उसके बारे में देखेंगे। विक्टोरिया के विभिन्न शहरों में होगा 2026 का राष्ट्रमंडल खेल। अगला है कि पंजाब की पहली महिला निशानेबाज अवनीत कौर बनी फरीदकोट की एसएसपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के मध्य वर्चुअल बैठक हुई है, वर्चुअल उनके मध्य बातचीत हुई है, इसको भी देखेंगे। व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है ओईजी के द्वारा, उसको समझते हैं। श्रीलंका विदेशी कर्ज चुकाने में असमर्थ, श्रीलंका ने असमर्थता व्यक्त की है कि वह जो विदेशी कर्ज है अब उसको चुका नहीं पाएगा। श्रीलंका ने खुद को क्या दिवालिया घोषित कर दिया है। आइए समझते हैं एक एक करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं कि ये लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लता मंगेशकर अवार्ड, पहला लता मंगेशकर सम्मान होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम, परिवार ने की घोषणा। लता मंगेशकर के परिवार ने जो उनके द्वारा जो ट्रस्ट का संचालन किया जा रहा है, उस ट्रस्ट ने क्या किया है कि पहला जो लता मंगेशकर अवार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे सम्मानित करने की घोषणा की है। आइए इसको देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंगेशकर परिवार ने सोमवार को यह घोषणा की है। प्रधानमंत्री को 24 अप्रैल को क्या लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की क्या 80वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर क्या किया जाएगा कि प्रधानमंत्री को जो लता मंगेशकर अवार्ड है उस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। लता मंगेशकर के पिता जो दीनानाथ हैं उनकी 80 पुण्यतिथि है 24 अप्रैल को। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मंगेशकर परिवार के द्वारा संचालित जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के माध्यम से दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला, मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है जो मंगेशकर परिवार के द्वारा जिसका संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लता मंगेशकर के सम्मान और स्मृति में इस वर्ष से पुरस्कार की शुरुआत करने का निर्णय लिया गया है, और फरवरी में जिनका क्या 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था लता मंगेशकर का 2022 में। अब समझते हैं कि मंगेशकर परिवार का क्या कहना है। मंगेशकर परिवार का कहना है कि इस वर्ष गुरु दीनानाथ जो लता मंगेशकर के पिता हैं उनका क्या 80वां स्मृति दिवस है। उस अवसर पर पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना और पुरस्कार प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने हमारे राष्ट्र, लोगों और समाज के लिए पथ प्रदर्शक, शानदार और अनुकरणीय योगदान दिया है। लता दीनानाथ मंगेशकर जो पुरस्कार है प्रतिवर्ष क्या एक व्यक्ति को मिलेगा जो क्या सामाजिक क्षेत्र में से जुड़ा हुआ होगा, समाज का क्या पथ प्रदर्शक होगा, और जो अनुकरणीय योगदान उसका होगा समाज में, राष्ट्र के लोगों के प्रति, उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। मंगेशकर परिवार ने कहा कि हम घोषणा करते हुए प्रसन्न और खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं कि इस पुरस्कार के पहले जो पुरस्कार विजेता कोई और नहीं बल्कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। वह हमारे सबके माननीय नेता हैं, वह एक अंतर्राष्ट्रीय राजनेता हैं जिन्होंने भारत को वैश्विक नेतृत्व के रास्ते पर खड़ा किया। हमारे प्यारे राष्ट्र में हर पहलू और आयाम में जो शानदार प्रगति हो रही है वह उन्हीं से प्रेरित है। वह वास्तव में हमारे महान राष्ट्र के हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास में देखे गए महान नेताओं में से एक हैं, और हमारा परिवार और ट्रस्ट इस पुरस्कार को स्वीकार करने के लिए उनको धन्यवाद अर्पित करता है, धन्यवाद देता है। 24 अप्रैल को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान जो पुणे में है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे मंगेशकर परिवार द्वारा 32 वर्षों से इसका संचालन किया जा रहा है। इसके तहत संगीत, नाटक कला, चिकित्सा पेशेवरों और सामाजिक कार्यों
के क्षेत्र के दिग्गजों को सम्मानित किया जाता है। हर साल 24 अप्रैल यानी मास्टर दीनानाथ के स्मृति दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सुश्री उषा ताई मंगेशकर समारोह की अध्यक्षता करेंगी। ये क्या है? लता मंगेशकर की बहन कौन? उषा ताई मंगेशकर। और पुरस्कार विजेताओं को उनके हाथों से सम्मानित किया जाएगा। उषा ताई के हाथों से इनको सम्मानित किया जाएगा। आइए अगला जो प्रश्न है उसको समझें। ये प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के, जो 23वें शहबाज शरीफ 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। आइए इसको देखें। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। ये हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। आइए समझे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। पाकिस्तान की संसद ने सोमवार को शहबाज शरीफ को निर्विरोध देश का 23वां प्रधानमंत्री चुन लिया है। इमरान खान पाकिस्तान के क्या पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें क्या अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर उनको अपना पद त्यागना पड़ा। पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संसद में मतदान में भाग नहीं लेने और वॉकआउट करने की घोषणा की थी, जिसके बाद 70 साल के शहबाज प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अकेले उम्मीदवार रह गए थे। शरीफ को 174 वोट मिले। 342 सदस्यीय सदन में जीत के लिए कम से कम 172 सदस्यों का समर्थन। बहुमत के लिए क्या 172 आपको वोट चाहिए थे, परंतु शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले, जिसके कारण ये प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं निर्विरोध। प्रधानमंत्री के रूप में सदन में अपने पहले भाषण में शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कामयाब हुआ है। वो कौन है? इमरान खान, जिन्होंने एक नया पाकिस्तान के गढ़ने की बात कही थी। जब 2017-18 में उन्होंने जब अपना पद ग्रहण किया था, तब उन्होंने कहा कि वो एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और यह पूरे देश के लिए आज बड़ा दिन है, जहां एक चुने हुए प्रधानमंत्री को कानूनी और संवैधानिक तरीके से घर भेज दिया गया है। इमरान खान के बारे में बातचीत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ कौन है? और आइए उनके बारे में देखें कि 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। पंजाब पाकिस्तान में भी है, तो वहाँ की बात कर रहे हैं कि 3 बार पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई, ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं शहबाज, मुल्क के सबसे ज़्यादा आबादी वाले और राजनीतिक रूप से जो अहम पंजाब प्रांत है उसके 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। सितंबर 1951 में लाहौर में पंजाबी भाषी कश्मीरी परिवार में जन्मे शहबाज ने 1980 के दशक के मध्य में अपने बड़े भाई नवाज के साथ राजनीति में प्रवेश किया। पहली बार 1988 में पंजाब विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। जब नवाज पंजाब के मुख्यमंत्री बने, शहबाज पहली बार 1997 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उनके भाई केंद्र में प्रधानमंत्री थे। वह 2008 में दूसरी और 2013 में तीसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। आइए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंबाला दौड़, भैंसों की दौड़ जो कर्नाटक में आयोजित की जाती है उसके बारे में देखें। कंबाला दौड़, निशांत शेट्टी ने श्रीनिवास गौड़ा कौन है? जिसे भारत का उसेन बोल्ट बोला जाता है। कंबाला दौड़, निशांत शेट्टी ने श्रीनिवास गौड़ा का विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर इतिहास रचा। 8.3 सेकंड में यह रेस पूरी की 100 मीटर की। कर्नाटकों में भैंसों की परंपरागत जो दौड़ होती है कंबाला, वो है दौड़। दरअसल कंबाला रेसिंग के दौरान उसेन बोल्ट कहे जाने वाले श्रीनिवास गौड़ा का रिकॉर्ड एक बार फिर ध्वस्त हो गया। विश्व जो रिकॉर्ड था वो ध्वस्त हो चुका है। 30 साल के बीजे निशांत शेट्टी ने इतिहास रचते हुए 100 मीटर दूरी की ये रेस महज 8.36 सेकंड में पूरी कर ली। उन्होंने शनिवार को दक्षिण कन्नड़ जिले में आयोजित कंबाला रेस में यह रिकॉर्ड बनाया। बता दें कि श्रीनिवास गौड़ा ने पिछले साल जिले के कक्केबडावू में आयोजित सत्य धर्म जोदुकेरे कंबाला दौड़ 8.78 सेकंड में पूरी कर नया रिकॉर्ड बनाया था। बजगोली, जोगी बेट्टू, निशांत शेट्टी कंबाला रेसिंग के उभरते सितारे हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल रेस जीतते हुए वेनूर परमुडा सूर्य चंद्र जोदुकेरे कंबाला में शानदार प्रदर्शन किया। यह रेस 125 मीटर की थी, जिसे निशांत ने 10.44 सेकंड में पूरी की। बता दें कि कंबाला स्पर्धाओं के रेसिंग ट्रैक अलग अलग लंबाई के होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के उद्देश्य से 100 मीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय दर्ज किया जाता है। आयोजकों ने बताया कि 30 साल के निशांत ने भैंसों की जोड़ी के साथ शानदार प्रदर्शन करते हुए 100 मीटर की दूरी को 8.36 सेकंड में पूरा कर लिया, जो अब एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वेनूर कंबाला में कुल 151 जोड़ी भैंसों ने हिस्सा लिया।
अब कंबाला रेस क्या है? कंबाला तटीय जो कर्नाटक में आयोजित होने वाली एक वार्षिक क्या है, भैंसों की दौड़ है, जिसे तमिलनाडु के तुलुनाडु के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या, जो कंबाला रेस है जिसे तुलुनाडु के नाम से जाना जाता है, यह रेस कीचड़ भरे धान के खेतों में की जाती है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये कीचड़ जो भरे खेत होते हैं धान के, उसमें क्या ये दौड़ की आयोजित की जाती है, जिसे तुलुनाडु बोला जाता है, जिसमें भैंसों की जोड़ी के साथ दौड़ लगानी पड़ती है। यह रेस कीचड़ भरे धान के खेत में होती है और भैंस एक जॉकी द्वारा संचालित होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल खेल उसके बारे में समझे कि विक्टोरिया के विभिन्न शहरों में, ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया है उसके विभिन्न शहरों में 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल क्या होता है कि इंग्लैंड के द्वारा जिन जिन अपने क्षेत्रों पर शासन किया गया, उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर जो राष्ट्र बना उसे राष्ट्रमंडल कहा जाता है। कि इंग्लैंड के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों पर शासन की डोर अपने हाथों में ली गई, विक्टोरिया। आइए आगे बढ़ते हैं, विक्टोरिया के विभिन्न शहरों में होगा 2026 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन। राष्ट्रमंडल क्या होता है कि इंग्लैंड के द्वारा जिन जिन क्षेत्रों पर शासन व्यवस्था स्थापित की गई, जिन जिन क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित किया गया, उसे क्या बोला जाता है, राष्ट्रमंडल। उन सभी जो क्षेत्रों को मिलाकर जो राष्ट्र बनता है उसे राष्ट्रमंडल बोला जाता है। कि लंदन की न्यूज़ है 12 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरियाई राज्य विभिन्न शहरों में 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा उसकी क्या मेजबानी करेगा। अधिकांश स्पर्धाओं का आयोजन क्षेत्रीय केंद्रों में होगा, जो एक ही शहर में स्पर्धाओं के आयोजन के पारंपरिक मॉडल से अलग है। खेलों का आयोजन मार्च 2026 में विभिन्न शहरों और क्षेत्रीय केंद्रों में होगा, जिसमें क्या है, मेलबर्न है, जीलोंग है, बेंडिगो है, बेलार्ट और जिप्सलैंड शामिल हैं। इन शहरों में भी अलग अलग खेल गांव होगा। उद्घाटन समारोह का आयोजन 1 लाख लोगों की क्षमता वाले ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने मंगलवार को यह घोषणा की है। इस घोषणा के बाद CGF राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के बीच विस्तृत बातचीत का दौर चला। शुरुआत में T20 क्रिकेट सहित 16 खेलों को इन खेलों के लिए चुना गया और इसी साल अन्य खेलों को भी सूची में जोड़ा जाएगा। विक्टोरिया के प्रधानमंत्री डेनियल एंड्रयूज ने कहा, यह बहुत बड़े सम्मान की बात है कि विक्टोरिया को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के मेज़बान स्थल के रूप में चुना गया है। हम अपने राज्यों में दुनिया का स्वागत करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कर चुका है। विक्टोरिया के मेलबर्न को 2006 खेलों के आयोजन का एक मौका मिला था, जो टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे सफल खेलों में से एक है। 2006 में जो ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न है वहाँ राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था, जो सबसे सफल खेलों के आयोजन के स्थल के रूप में साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने इसके अलावा 1938 सिडनी, 1962 में पर्थ और 1982 में ब्रिस्बेन, 2018 में गोल्ड कोस्ट में इन खेलों की मेज़बानी की है। विक्टोरिया ने 2004 में बेंडिगो में राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन भी किया। CGF अध्यक्ष डेम लूसी मार्टिन ने कहा, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी विक्टोरिया को सौंपने की बेहद खुशी है। उन्होंने कहा, राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया सरकार ने हमारी इस बड़ी बहु खेल प्रतियोगिता की मेज़बानी के लिए एक नया विज़न तैयार किया है। हमारा मानना है कि हमारी यात्रा के अगले चरण के लिए हमें विक्टोरिया के रूप में परफेक्ट साझेदार मिला है। ऑस्ट्रेलिया में 2026 में होने वाला इस खेल में जो बहु खेल प्रतियोगिता होगी उसका 23वां ये सत्र होगा। जो राष्ट्रमंडल का जो आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में 2026 में, वो 23वां सत्र होगा। पहले खेलों का आयोजन 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। जो पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में 2026 में होने वाला राष्ट्रमंडल जो खेल है वो कौन सा संस्करण उसका होगा, 23वां संस्करण होगा। विक्टोरिया को एक बड़ी वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं की मेज़बानी का अनुभव है, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस जो ग्रैंड स्लैम है, मेलबर्न फार्मूला 1 ग्रैंड प्रीमियर जो लीग है और मेलबर्न कप शामिल है। राज्य नियमित रूप से क्रिकेट, गोल्फ, ऑस्ट्रेलिया रूल्स फुटबॉल की एलीट प्रतियोगिताओं की मेज़बानी ये करता रहता है ऑस्ट्रेलिया। आइए आगे बढ़ें, अवनीत कौर के बारे में समझते हैं, जिनको SSP फरीदकोट बनाया गया है। पंजाब की पहली महिला निशानेबाज अवनीत कौर सिंधु बनी फरीदकोट की SSP। इन 3 जिलों में भी क्या तबादला किया गया है। आइए अवनीत कौर के बारे में जानें कि पंजाब सरकार ने सोमवार रात जिले में 4 नए SSP तैनात किए हैं। पंजाब की पहली ओलंपियन निशानेबाज अर्जुन अवार्ड जो विजेता अवनी कौर सिद्धू को फरीदकोट का SSP बनाया गया है। ये कौन है जो अवनी कौर, ये ओलंपियन निशानेबाज हैं और कौन अर्जुन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, जिनको
पंजाब सरकार के द्वारा फरीदकोट का एसएसपी नियुक्त किया गया है। उन्हें आईपीएस वरुण शर्मा की जगह लगाया गया है। अवनीत कौर को पंजाब सरकार ने साल 2020 में डीएसपी से पदोन्नति देकर एसपी बनाया था। आइए अवनीत कौर के बारे में समझे, इन्होंने किस ओलंपिक में पदक जीता है उसके बारे में देखते हैं कि पंजाब की पहली महिला निशानेबाज अवनीत कौर सिद्धू ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लिया था। 30 अक्टूबर 1981 में भटिंडा में उनका जन्म हुआ। अवनीत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 100 से अधिक पदकों को अपने नाम किया है। अवनीत ने कॉमनवेल्थ गेम 2008 और एशियन गेम्स में हिस्सा लिया और 2008 में भारत सरकार ने अवनीत कौर को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत के जो निशानेबाज थे बिंद्रा, ये व्यक्तिगत रूप से गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। अभिनव बिंद्रा जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था शूटिंग में। अवनीत कौर 10 मीटर और 50 मीटर एयर राइफल इवेंट में हिस्सा लेती हैं। कौर की शूटिंग करियर की शुरुआत 2001 में हुई थी। जब वह दशमेश गर्ल्स कॉलेज में पढ़ रही थी, उन्होंने शुरू से ही अपनी प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित भी किया। सिर्फ 6 साल के अंदर ही अवनीत ने खुद को स्थापित कर लिया था। मेलबर्न में हुए 18वें कॉमनवेल्थ गेम में अवनीत ने गोल्ड और एक सिल्वर पदक को अपने नाम किया था। उन्होंने पूर्व भारतीय हॉकी जो कप्तान है राजपाल सिंह से शादी की है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मोटिवेशनल थॉट्स है कि पाँव हौले से रख कश्ती से उतरने वाले, पाँव हौले से रख कश्ती से उतरने वाले ज़मीं अक्सर किनारों से ही खिसका करती है, ज़मीं अक्सर किनारों से ही खिसका करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको समझें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक की। कहा, भारत और अमेरिका स्वाभाविक भागीदार हैं क्योंकि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक भागीदार हैं क्योंकि वे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। कल शाम मतलब क्या हुआ कि भारत के जो राष्ट्रपति कल शाम 11 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक में मोदी जी ने कहा कि यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब यूक्रेन में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और उनमें से ज़्यादातर युवा विद्यार्थी थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने यूक्रेन में नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें दवाएं तथा राहत सामग्री सहित निर्बाध मानवीय सहायता पहुंचाने को बहुत महत्व दिया है भारत ने। आइए आगे देखिए कि हमने यूक्रेन में सिविलियन जनता की सुरक्षा और उनको मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति पर भी महत्व दिया और जिसका अभी आपने प्रारंभ में जिक्र भी किया। उन्होंने अपनी तरह से दवाइयाँ, अन्य जो राहत सामग्री हुई वो यूक्रेन पहुंचाई है और उनके पड़ोसी देशों को भेजी। यूक्रेन की मांग पर हम शीघ्र ही दवाइयों का एक और कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, ये भारत ने कहा है। मोदी जी ने कहा कि यूक्रेन के बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हाल की हत्या बहुत परेशान करने वाली है। उन्होंने कहा कि भारत इसकी निंदा करता है और निष्पक्ष जांच की मांग करता है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी बातचीत से शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री ने कहा उन्होंने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपति से कई बार फ़ोन पर बातचीत की और उनसे शांति की अपील की। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फ़ोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत करने का भी सुझाव दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संसद में यूक्रेन के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। मोदी जी ने राष्ट्रपति बाइडेन की अपनी कार्यकाल के आरंभ में महत्वपूर्ण जो नारा लोकतंत्र जन कल्याण कर सकता है देने की सराहना की। जन कल्याण कर सकता है ये नारा देने की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री बाइडेन की इस बात से सहमत हैं कि दोनों देशों के बीच साझेदारी कई वैश्विक समस्याओं के समाधान में योगदान कर सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि भारत और अमेरिका दो जीवंत लोकतंत्र हैं जो मजबूत प्रगतिशील रक्षा भागीदार साझा करते हैं। बाइडेन ने कहा कि सतत परामर्श और बातचीत यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका का भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। जो अमेरिका और भारत हैं वो भागीदारी उनकी लगातार क्या मजबूती की ओर बढ़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों नेताओं ने कोविड महामारी हो गया, वैश्विक आर्थिक जो बहाली की स्थिति, जलवायु गतिविधियां हो गई, दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र के हाल के घटनाक्रमों
और यूक्रेन रूस की जो स्थिति है उसके बारे में इन मुद्दों पर क्या विचार विमर्श किया है। भारत और अमेरिका के मध्य जो बातचीत हुई है, इन मुद्दों पर क्या हुई बातचीत इन दोनों के मध्य हुई है। आइए आगे बढ़ें। एयरपोर्ट है दिल्ली का, उसको समझें कि बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड 2022, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना विश्व का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। आइए समझते हैं कि बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड 2022। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के साथ ही फ्लाइट पहले की तरह शुरू हो गई हैं। कोरोना के मामले में गिरावट के साथ ही हवाई यात्रा में ज़बरदस्त क्या इजाफा हुआ है। इस बीच ओएजी जो ऑफलाइन या ऑफिशियल एयरलाइंस जो गाइडेंस है, उसने मार्च 2022 में दुनिया के टॉप 10 व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे नंबर पर है, जो कोरोना संक्रमण के पहले तक यानी 2019 में 20वें नंबर पर था। विश्व स्तर पर ये 20वें नंबर पर था, परंतु अब क्या 2022 में ये विश्व के जो टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट हैं उसमें तीसरे स्थान पर है। इससे साफ है कि कोरोना काल के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर आवागमन बढ़ा है। ओएजी ने जारी की 2022 की लिस्ट। इस लिस्ट में अटलांटा पहले नंबर पर है, जो साल 2019 में भी पहले नंबर पर था। वहीं दुबई दुनिया के शीर्ष 2 सबसे व्यस्त वैश्विक हवाई अड्डों के रूप में अपना स्थान बनाया हुआ है। दुबई जो 2019 में तीसरे नंबर पर था। इस लिस्ट में ज़बरदस्त छलांग लगाते हुए दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20वें स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, जो अब ग्वांगझू से भी आगे है। टोक्यो, हानेडा, लंदन, हीथ्रो से एक कदम ऊपर जाते हुए 9वें स्थान पर है। इस साल कई ऐसे एयरपोर्ट भी हैं जो टॉप 10 में पहली बार शामिल हुए हैं, जैसे आपका दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो तीसरे स्थान पर है। दिल्ली हवाई अड्डे ने बनाया इतिहास। दिल्ली हवाई अड्डे से एयरलाइंस ने मार्च में कुल 35 लाख सीटों के साथ उड़ान भरी थी। ये फरवरी की तुलना में 18% अधिक है। वहीं दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा अमेरिका का अटलांटा हॉस्टफील्ड जैक्सन था, जिसकी एयरलाइन क्षमता यानी कुल सीट 45 लाख थी, इसकी जो क्षमता। इसके बाद दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 37 लाख सीटों की क्षमता के साथ दूसरे स्थान पर खुद को स्थापित किया। तीनों में दिल्ली हवाई अड्डों ने ज़बरदस्त छलांग लगाई है। विजेता था क्योंकि अटलांटा और दुबई दोनों ने पहले उच्च रैंकिंग हासिल की है। अमेरिका का टॉप 10 में दबदबा। इस लिस्ट के अनुसार वैश्विक व्यस्ततम हवाई अड्डों की सूची में एक बार फिर अमेरिका का दबदबा है। अमेरिका का जो अटलांटा एयरपोर्ट है वो विश्व में पहले स्थान पर है सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में। मार्च के शीर्ष 10 में अमेरिका का 5 हवाई अड्डे शामिल हैं और टॉप 10 की आधी से ज़्यादा सीटें हैं। इसमें विशेष रूप से डलास, डेनवर ने ज़बरदस्त छलांग लगाया। अमेरिका की हवाई अड्डों के टॉप में पहुंचने की बड़ी वजह है कि इस बार कुछ बड़े वैश्विक हवाई अड्डे जैसे कि बीजिंग, हांगकांग और शंघाई 2019 के स्थान से बहुत नीचे चले गए हैं। किस आधार पर रैंकिंग दी जाती है, आइए उसको समझें। कि गौरतलब है कि यह रैंकिंग 2 तरीके से की जाती है। एक तो सीट के आधार पर, दूसरा फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी के आधार पर, मतलब फ़्लाइटों का कितना आवागमन होता है उसके बेसिस के आधार पर। सीट के आधार पर इसमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों को ही शामिल किया जाता है। आपको बता दें कि यह रैंकिंग मार्च में निर्धारित सीट की क्षमता पर आधारित है और 2019 में मार्च कोरोना महामारी के पहले महीने की क्षमता के आधार पर लिस्ट जारी की गई थी। गौरतलब है कि दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की गणना कुल क्षमता का उपयोग करके की जाती है, जबकि टॉप 10 सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की गणना केवल अंतर्राष्ट्रीय सीटों का उपयोग करके की जाती है। अगर टॉप 10 सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो वहाँ क्या सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय जो सीट हैं उन सीटों की गणना से इनका जो रैंकिंग है वो की जाती है फ़्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी के आधार पर। ओएजी की दूसरी मेथोडोलॉजी है कि फ़्लाइट की फ्रीक्वेंसी मार्च महीने में कुल कितनी फ़्लाइट ने कितनी बार उड़ान भरी है, इसके आधार पर भी रैंकिंग की जाती है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की गणना कुल फ्रीक्वेंसी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ानें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके की जाती है और शीर्ष 10 सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की गणना केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके की जाती है। श्रीलंका के बारे में समझते हैं कि श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है उसको देखते हैं। श्रीलंका का बड़ा ऐलान, हम $51 अरब का विदेशी कर्ज चुकाने में असमर्थ। श्रीलंका ने
जो उसके ऊपर विदेशी कर्ज है 51 अरब डॉलर का, वो विदेशी कर्ज चुकाने में श्रीलंका ने असमर्थता व्यक्त की है। आइए समझते हैं। श्रीलंका आज़ादी के बाद से सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने मंगलवार को खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। श्रीलंका ने क्या खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है कि वो अब क्या जो उसके ऊपर जो कर्ज है 51 अरब डॉलर का, उसको चुकाने में वो असमर्थ है। श्रीलंका ने ऐलान किया कि वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बकाया 51 अरब डॉलर के विदेशी कर्ज को नहीं चुका पाएगा। वो उसने अपनी असमर्थता को व्यक्त किया है। अप्रैल 2021 में श्रीलंका पर कुल 3500 करोड़ डॉलर का कर्ज था, जो महज एक साल में बढ़कर 5100 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। श्रीलंका में कर्ज में ज़्यादातर हिस्सा ऐसे कर्ज का है जिसे न चुका पाने की उसे भारी कीमत देनी पड़ रही है। श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण एशियाई राष्ट्र को कर्ज देने वाले विदेशी सरकारों सहित लेनदेन मंगलवार दोपहर से अपने किसी भी ब्याज भुगतान को भुनाने या श्रीलंकाई रुपये में भुगतान का विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थे। श्रीलंका पर कितना कर्ज है उसमें जो 47% जो हिस्सा है वो बाज़ार से लिया गया है। इसके बाद 15% क्या चाइना से लिया गया है, और उसके बाद एशियाई डेवलपमेंट जो बैंक है ADB, उससे 13% लिया गया है। वर्ल्ड बैंक से 10% और जापान से 10%, भारत से 2% और अन्य जो जगहों का जो कर्ज है वो 3% है। श्रीलंका सरकार ने कर्ज को लेकर तो खूब ऐश की, लेकिन अब वक्त जब कर्ज को चुकाने का आया तो उसने क्या अपनी असमर्थता को व्यक्त कर दी है, जिसके कारण क्या जनता सड़क पर उतर आई है और विपक्ष उनके साथ आके खड़ा हुआ है, जिससे पूरी राज्य पक्ष जो सरकार है उसकी नींद उड़ चुकी है और विपक्ष आने वाले दिनों में प्रदर्शन को और तेज करने की बात कर रही है। श्रीलंका में क्या हुआ कि अपनी असमर्थता को व्यक्त कर दिया है। श्रीलंका ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है कि वह जो उसके ऊपर विदेशी जो कर्ज है उसको अब वह नहीं चुका पाएगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।